हाँ पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। रोहन को पूरे गांव में वही फटीचर सोहन की बेटी ही मिली। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। कहां मेरी बेटी और कहां वो भिखारी की लड़की मीरा। उन्होंने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा उसी से शादी करने को। रोहन के वापस आने से पहले मैं सोहन को गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे हाँ, उसके बेटे के जो पैसे शहर से आए थे वह तो मेरे पास हैं। अब मैं उससे कर्ज के पैसे वापस मांगूंगा। ना चुका पाए तो उसका घर भी हड़प लूंगा और उसे भगा दूंगा। फिर देखता हूं कौन बनती है बहू। मेरी बेटी ही बनेगी। जमींदार सोहन के घर जाता है और बोलता है, सोहन, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहाँ नहीं आया, पर मैं तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अब तो मेरा सारा पैसा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटा पाऊंगा? आपको तो पता है अब मेरा बेटा भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसे तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। मैं इतने दिनों से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम ये घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ। नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घरों में काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौट पाएंगे। हमें यह घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर मीरा अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। और इसी के चलते मीरा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम मीरा संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती। मैं तो कितना खुशकिस्मत हूं जो मुझे तेरे जैसी बेटी मिली, और मेरी वजह से तुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर मीरा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर मीरा जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से सोहन बहुत परेशान हो जाता है। मीरा को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर सोहन मीरा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में सोहन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ मीरा घर पहुँच जाती है। तभी रोहन मीरा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा है। वह सोहन के पास जाता है और बोलता है, बाबा, आप ठीक तो हो ना? इतना कहकर वह सोहन को उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी मीरा को ढूंढने के लिए जंगल में आया था। वह लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी रोहन सोहन को लेकर उनके घर जाता है और जैसे ही रोहन की नज़र मीरा पर पड़ती है,
वह हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है। पिताजी, आप ठीक तो हो ना? बेटा, मैं तो ठीक हूं। तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर ये वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर ऐसे जंगल में इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? तब सोहन अपनी सारी आपबीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी और अपने बेटे के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने उसको एक कारखाने की आग में खो दिया। यह सुनकर रोहन बोलता है, बाबा, वह कारखाना हमारा ही था। मैं ही उस कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वह आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे भी गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 2 लाख रुपए भिजवाए थे। पर बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। हमें कोई पैसा भी नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो, हम यहाँ जंगल में ही क्यों होते? यह सुनकर रोहन को धक्का सा लग जाता है। रोहन बोलता है, बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा। दूसरे दिन रोहन अपने आदमी को लेकर सोहन के घर आता है और पूछता है, पर वह आदमी साफ इनकार कर देता है और बोलता है, नहीं साहब, मैंने वह पैसे इनको नहीं दिए। मैंने वह पैसे सोहन नाम के एक आदमी को दिए हैं। उसने ही कहा था कि उसका नाम सोहन है और वह राजेश का पिता है। और मैंने वह सूटकेस उनको दे दिया था और मैं फिर वहां से चला आया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए हैं? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूं। मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए है। पूरे गांव में पता करो जिसको तुमने वह पैसे दिए हो। थोड़ी देर बाद वह आदमी आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया। उस आदमी का नाम सोहन नहीं, धनीराम सेठ है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वह सोहन है। इतना बड़ा धोखा! मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से भी निकाल दिया। बाबा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोहन मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बात है। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर मीरा और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की राधा से हो जाए। अच्छा, तो अब मैं देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाना है। फिर रोहन अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, वह हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, हाँ साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि वह सोहन है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। यह सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वह रोहन के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, यह सब आपने किया है? मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है राजेश के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो इससे सारे पैसे ले लिए थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। रोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने लड़की के बारे में बताया, तभी मैं पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, मीरा ही थी। इसलिए मैंने यह चाल चली और मीरा और उसके पिताजी को इस गांव से निकलवा दिया।
ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी दौलत राम भी वहां पर आ जाता है। उसे भी यह सारी घटना पता चल जाती है